हाँ, तो प्यारे लाल लालियो, लालो और लालियो। देखिए हमने ये बात की, सबसे पहले हमने लिखा कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय कही है, तरंग है, विद्युत चुम्बकीय क्या है, विकिरण है, तरंग है, विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब इस प्रकाश में चुंबकीय गुण भी होते हैं, इलेक्ट्रिक गुण भी होते हैं, विद्युत और चुंबकीय गुण, विद्युत और चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तरंग कहा हमने, कण नहीं कहा, जबकि अपन लास्ट में ये कह रहे हैं कण भी है, कण की प्रकृति लिखा ना, कण भी है। तो पहले जब प्रकाश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं तो तरंग मानते थे, सीधी सी बात है। जब और जानकारी मिली तो फिर कण भी मानने लगे, मतलब दोनों मानने लगे कि ये भी होता है, नहीं ये भी होता है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विकिरण है, ठीक है। विकिरण किसको कहते हैं? देखो, प्रकाश को, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए 3 माध्यम होते हैं, 3 तरीके से ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 3 तरीके होते हैं, और प्रकाश के लिए हमने विकिरण लिखा है। एक होता है चालन, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। चालन का मतलब लेके जाना, ऊर्जा को लेके जाना। संवहन मतलब ऊर्जा को ट्रांसफर करना। जैसे मान लो मुझे उस बालिका को कोई वस्तु देनी है, पेन देना है, ले पकड़, उसको दे, तू उसको दे, उसको दे, उसको दे, उसको दे। अब ये दिया नहीं, बस उसको दे दिया। ये क्या हुआ है? ये संवहन हुआ है। क्या हुआ है? और चालन, चालन ऊर्जा को लेके जाना, यह ऊर्जा है नहीं, ये क्या है? अरे एग्जाम्पल दे रहा मैं, ठीक है, इसी से समझ में आएगा, बाकी समझ में आ ही नहीं सकता चालन संवहन। तो चालन मैं खुद जाके देखे आया, संवहन वहन किया, विकिरण कुछ भी नहीं, जाने की नहीं, इधर उधर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तीनों बात समझ में आई? तो प्रकाश न तो चालन न संवहन, डायरेक्ट आता है सीधा, कोई माध्यम कुछ भी नहीं चाहिए, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है उसको। हमने लिखा अभी, इस प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश जो है वो विकिरण विधि से आता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं? विकिरण। कौन सी विधि से? बताओ, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितनी विधियां हैं? पहली चालन, चालन, संवहन, विकिरण। समझ में आ गई बात? तो यह हमने लिखा। फिर दूसरी लाइन में लिखी, बताओ। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। हमने लिखा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। निर्वात, निह योग वात, वात मतलब होता है हवा, निह मतलब नहीं, जहाँ हवा नहीं उसको निर्वात कहते हैं। ये संधि होके निर्वात होता है। ये विसर्ग का र बना देंगे, निर्वात। ये कैसे वात? वात का मतलब है जहाँ हवा नहीं हो उसको निर्वात कहते हैं। जहां हवा नहीं हो उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जब आप पेन का ढक्कन जो है यहाँ पर हॉट के चिपका के हवा खींच के हॉट के चिपकाते हो, वैसे ऊपर नीचे हवा निकल जाती है ना अंदर से, तो वहां पर हवा नहीं रहती या कम रहती है, पूरी दिन निकाल नहीं सकते, तो न कम रहती है, उसको अपन कहते हैं निर्वात। जब हवा नहीं होती उसको निर्वात कहते हैं। और जो अंतरिक्ष जो है वो निर्वात ही है। अंतरिक्ष क्या है? निर्वात है। अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है। जैसे चंद्रमा पर भी कोई हवा नहीं है, वहां पर भी निर्वात है। जहां पर हवा नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। वो आजकल जैसे वो बॉडी के पीछे वो कप चिपका के पता नहीं कौन सी मसाज करते हैं, इतने बहुत सारे कप चिपका के खून खींचते हैं अंदर से, पता नहीं क्या करते हैं वो, तो वो भी वैक्यूम वाला होता है। वैक्यूम कहते हैं उसको, निर्वात
है ना। तो अंदर से हवा निकल जाएगी, दाब कम हो जाएगी। जैसे हवा निकली दाब कम हो जाएगी, क्योंकि सभी जगह वायुमंडलीय दाब बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है। जैसे ही हवा निकाल लेंगे तो वायुमंडल का दाब अंदर की तरफ कम हो जाएगा, बाहर की तरफ तो है जो है ही है, तो बाहर से दबाव पड़ेगा। इसलिए जैसे ही हम ऐसे टेन पेन का ढक्कन अपन हवा खींच के चिपकाते हैं तो ये वो उसको अपने होठ को अंदर की ओर खींचने लगता है। क्यों? अंदर दाब कम हो गया, बाहर दाब उतना ही है, अंदर कम हो गया, है ना। मान लो कोई वस्तु ऐसे ऐसे साम्य में है, ऐसे साम्य में है, अब इधर दाब बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा तो इधर ऑटोमेटिक जो है कम हो ही जाएगा ना, या इधर कम होगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ये नहीं बात है। तो वो जो है मामला है। तो जहां पर हवा नहीं होती वो क्या होता है? यानी वायु रहित स्थान, इसको कहते हैं निर्वात। और जहां पर वायु भी नहीं होती है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, वहां पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। और वो मैंने लिखा ही नहीं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये लिखनी थी, मैं भूल गया, ठीक है। सर्वाधिक होती है, और वहां से एक लेन निकालो, ऐसे लेन निकालो और फिर लिख दो साइड में कॉपी में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल्दी से लिखो। हाँ, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि बिना किसी अवरोध के, है ना, अपन डायरेक्ट लिखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर बीच में कोई अवरोध नहीं है, प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोध नहीं है, तो प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करेगा? सीधी। कैसे सीधी? देखिए, ये आपने समझ लिया कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब एक बात और बताता हूँ इससे, कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश की चाल है। और हमने कहा कि प्रकाश को सूरज से यहाँ पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16-17 सेकंड, जो भी कुछ भी है, 16, 17, 18, 19 जो भी मानते हैं, ठीक है, इतना लगता है। कितना? इतना लगता है। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ये है चाल, ये है समय, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटेवा समय। चाल इंटू समय बराबर क्या आएगा? दूरी। तो यहां से सूरज की दूरी आएगी कि नहीं आएगी? पृथ्वी से आएगी। तो बताइए आई लगभग 15 करोड़। कतरा आई? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कतरा? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन इसको गुणा करने से पहले इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। 17 तो यही है, 6 8 48, 480 17, 497। कतरा? 497 से इसको गुणा करो तो 4 × 12 97 आगे और है जी, 15 बीजी नहीं बीजी? मीटर। इसको 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड लिख सकते हो। 3 0 हटा दो, किलोमीटर हो गया। 3 0 बढ़ा दिया, मीटर हो गया। ये तो ये बात आप ध्यान में रखना है कि इतना दूर है सूरज, इसलिए इतना समय लगता है प्रकाश को आने में भी। हाँ, ठीक है। चलिए, मैं क्या कह रहा था आपको, कभी क्या बताने वाला था मैं? नहीं, वो सीधी रेखा वाला। हाँ, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर ये मान लो दिस इज सूरज बाबूजी। कैसे बाबूजी? इधर से क्या आ रही है बताओ? प्रकाश आ रही है, और उधर से प्रकाश आ रही है। बीच में कोई अवरोध नहीं है, तो सीधा सीधा आ जाएगा ठेठ, ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन क्या होता है? आपने देखा है कभी पक्षी ऊपर उड़ते हैं, उनकी छाया बनती? नहीं बनती है। जब वो ऊंचाई पर उड़ते हैं तो छाया नहीं बनती। आप यहाँ पर जैसे ये आपको छाया बनती हुई दिख रही है। अरे यार, दिख रही, ये देखना। अब क्या इसकी नोक की छाया आप क्लियर दिख रही है? मैं उसके पास ठेठ पास ले जाऊँ तो मैं ठेठ पास ले जाऊं उसके, तो छाया खत्म हो जाएगी। ये हो क्या रहा है? आप सुई किसी के पास में हो तो सुई पकड़ो, यहाँ पे सुई की छाया बनेगी क्या? नहीं बनेगी। जब ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो छाया नहीं बनेगी। ये क्या है?
कि जब बारीक अवरोध जब आता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, मुड़ जाता है और उस चीज को कवर कर लेता है। छाया नहीं बनती है, परछाई नहीं बनती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। और विवर्तन के लिए एक भाई साहब का नाम था यंग। क्या नाम था? यंग भाई साहब ने द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट किया। द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे दो पत्तियां ली, ब्लेड वे नहीं, ब्लेड और ऐसे ब्लेड के बीच में बारीक, बिल्कुल बारीक हल्को सो बाल निकले, अतिरिक्त चतुर्क जगह रखी और फिर प्रकाश गुजरा अंदर से टॉर्च से या जो भी। तो यहां से क्या होता है, प्रकाश जब ऐसे बारीक छिद्र या तीक्ष्ण किनारों के बीच से गुजरता है ना, तो प्रकाश मुड़ जाता है और उसके फ्रिंज प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? फ्रिंज। मान लो ये यहाँ पे था तो फ्रिंज मिलेंगे आपको यहाँ पर। जैसे मैंने यह कर दिया, ये तीक्ष्ण किनारे दो, क्या कर दिए? अब दिख रहे तीक्ष्ण किनारे। अब यहां से प्रकाश गुजरेगा तो यहां पर क्या मिलेंगे? फ्रिंज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्रिंज। एक काली पट्टी मिलेगी, एक लाइट वाली पट्टी मिलेगी, है ना। सामने पर्दा रखोगे तो आपको ऐसी धारी दिखाई देगी, एक काली पट्टी एक सफेद पट्टी, एक काली पट्टी सफेद पट्टी। और ये प्रकाश मुड़ जाएगा यूं, अटू तो यूं नहीं आएगा, अटू पूरा यूं यूं फैल जाएगा। ये यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है विवर्तन के संबंध में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन इतना ध्यान नहीं रखना है, बस ये समझाने बताने के लिए कशो भी वे आगे बढ़ना है, नहीं बात है बता। ठीक है, तो ये मामला है, इसको अपन क्या कहते हैं? विवर्तन। लिखिए अब ये इतनी सारी। और क्या बचा? द्वैत प्रकृति। क्या? द्वैत प्रकृति। मैंने बताया कि द्वैत प्रकृति, प्रकाश दो तरह की प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश दो तरह की, एक तो कणिकी प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। तो हम जितनी भी चीजें इस पार्ट में पढ़ेंगे वो सब की सब तरंग प्रकृति पर आधारित है। किसी प्रकृति पर आधारित है? तरंग प्रकृति पर आधारित है। जितने भी अपन गुण प्रकाश के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो सब के सब तरंग प्रकृति पर आधारित है, कणिकीय प्रकृति पर आधारित कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जैसे तरंग प्रकृति पर अपन क्या पढ़ेंगे? विवर्तन है, परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये सब के सब क्या है? तरंग प्रकृति पर आधारित गुण। लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाएं होती है इस यूनिवर्स में प्रकाश के साथ, जिनको अपन तरंग से नहीं समझ सकते, उनको समझाने के लिए उसको कण मानना पड़ेगा, तो फिर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरह की गुण जो है उनकी बात करते हैं। लास्ट में आपने क्या लिखा? प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हो गया। ये जो आपका पीला पैराग्राफ इसमें दिया है किताब में, इसको पढ़ लेना, दोनों ही प्रकृति के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब अपन जो है शुरुआत अब जो हो रही है वो प्रारंभिक था, यानी आरंभ से पहले जो होता है वो प्रारंभ होता है। जो आरंभ से पहले होता है वो क्या होता है? प्रारंभ होता है। अब हम आरंभ करते हैं, और आरंभ क्या है? हाँ, इससे पहले एक लाइन और लिख दो, हम इस अध्याय में हम इस अध्याय में प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित, हम इस अध्याय में प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित गुणों जैसे परावर्तन, अपवर्तन एवं आधारित गुणों, जैसे परावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि पर चर्चा करेंगे, या आदि को पढ़ेंगे। आदि पर, हाँ, आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर चर्चा करेंगे। फिर लिखना है आपको, फिर टॉपिक डालना है परावर्तन। कौन सा वर्तन?
परावर्तन, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। कौन सा फ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। हाँ, हमने लिखा रिफ्लेक्शन, कशु फ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लिखा है। क्या होता है परावर्तन? देखिए, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ये किस पर आधारित है? तरंग प्रकृति पर आधारित है। कौन सी प्रकृति पर? तरंग प्रकृति पर आधारित है। जब प्रकाश, ध्यान से सुनना, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से, चिकनी और समतल सतह से, समतल हो और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चिकनी कोई सी भी सतह से टकराए, उससे मतलब नहीं, चिकनी तो अपन लिखते हैं ताकि अच्छा सा परावर्तन हो। तो जब किसी सतह से टकराता है तो कुछ भाग उस सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है प्रकाश का, कुछ वापस उसी माध्यम में भेज दिया जाता है। और उसी माध्यम में जो भेज दिया जाता है, ये भेजने की जो घटना है उसको कहते हैं परावर्तन। कैसे? सपोज दैट दिस इज ए मीडिया, ये मीडिया माध्यम कहिए, इधर से मान लो प्रकाश आ रहा, प्रकाश आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आ रहा, प्रकाश की 3 किरण आ रही, ये लो प्रकाश आ रहा। ये कोई सतह है, क्या है? ये सतह है। इधर से टकराया, कुछ भाग सतह अवशोषित करेगी, बाकी का भाग मतलब वापस उसी माध्यम में, ये माध्यम है ना, उसी माध्यम में लौट जाएगा। इस लौटने की जो घटना है इसको क्या कहते हैं बताओ? परावर्तन। यो है परावर्तन। ये क्या है? परावर्तन। अब जो है सतह जो है वो स्मूथ, यानी स्मूथ मतलब कि चिकनी और समतल हो सकती है, उबड़ खाबड़ हो सकती है, स्मूथ भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसके कारण 2 तरह की घटना होती है। तो पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परावर्तन लिखो। उस परावर्तन की परिभाषा लिखनी है ना। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो कुछ भाग सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हैप्पी बर्थडे बेटा, जीते रहो, खूब जियो। लो बात करो। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बस सेंटर पे हूँ। वो टाइम है जिस 10 वाला मेरे कुलदीप ने मेरे टाइम भी जोड़े। हाँ, बाणु नहीं आनो ठंड टाइम भेजू आज। हाँ आई रहा भी है, क्लास ले मार भी क्लास। सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो कुछ भाग सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे परावर्तन कहते हैं। और किसका परावर्तन है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। और परावर्तन भी किसका? प्रकाश का परावर्तन। तो ये सब बनाना थोड़ी।
हाँ, तो हमने कहा कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद में कुछ भाग अवशोषित किया जाएगा सतह के द्वारा, कुछ वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। इस माध्यम में उसी माध्यम में जाने की जो घटना है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितना? दो प्रकार को परावर्तन हुए। ये दो प्रकार का कैसा होता है? दो प्रकार। प्रकार नंबर एक होता है नियमित। कौन सा? नियमित, रेगुलर। और दूसरा होता है अनियमित, जिसको कहते हैं इर्रेगुलर। ये रेगुलर है, इरेगुलर है। ये अभी जो फोटो आपके सामने बना हुआ है ये नियमित परावर्तन। कुछ है नियमित। और नियमित कब होता है? नियमित तब होता है जब सतह क्या हो? स्मूथ और चिकनी और फ्लैट हो। सतह समतल और चिकनी हो तब परावर्तन जो होता है वो क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। और जब सतह उबड़ खाबड़ और स्मूथ ना हो, रफ हो, तो वो अनियमित परावर्तन होता है। और वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है, ये ऐसी कोई सतह है तो प्रकाश आने वाला जो होगा वो हमेशा कैसा होता है? एक बात ध्यान रखना, आने वाले प्रकाश की जो किरणें होती है वो हमेशा समानांतर होती है। कैसी होती है? समानांतर होती है। लेकिन जब सतह के टकराने के बाद में सतह जैसी होगी वैसा परावर्तन होगा। ये मान लो इधर चली गई, ये मान लो इधर चली गई, ये भाई साहब इधर जा रही है, उसके बाद में ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। बताओ प्रकाश की किरणें बाद में बिखर गई कि नहीं बिखर गई? बिखर गई, है ना। आपने कांच में टॉर्च डाल के देखा होगा, कांच में डालते उधर वापस टॉर्च दिखाई देती है ना दीवार पे। लेकिन आप दीवार पे डालते तो क्या ऐसे दिखाई देती? पूरी पूरी नहीं दिखाई देती। लेकिन उजाला तो होता है, कमरे में उजाला तो होता है कि नहीं होता है? क्योंकि सतह स्मूथ नहीं है, सतह स्मूथ नहीं है, मतलब चिकनी नहीं है, फ्लैट नहीं है, उबड़ खाबड़ है। तो परावर्तन जो होगा यानी किरणें जो है बिखर जाएगी, और बिखर जाएगी तो अपन उसको कहते हैं विसरित। ये अनियमित या इसको विसरित परावर्तन भी कहते हैं। कशो विसरित। हालांकि नाम विसरित ही है, अनियमित की जगह विसरित लिखोगे ठीक रहेगा। नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। तो किरणें सारी बिखर जाएगी तो इकट्ठी नहीं दिखाई देगी। लेकिन कांच में जैसे डालते तो कांच बिल्कुल स्मूथ और परावर्तक पृष्ठ होता है, तो टकराते ही वो सीधी की सीधी वापस एक दिशा में जाएगी, तो सबकी सब एक साथ दिखाई देगी दीवार पर। समझ में आ रही ना बात? ये तो ये दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, तो ध्यान रखना है इनमें। और कुछ भी दो नाम लिख देने केवल, नियमित और अनियमित यानी विसरित। सतह अगर क्या हो? समतल और चिकनी हो तो किरणें समानांतर आएगी, समानांतर जाएगी। आने वाली समांतर होगी इसमें अनियमित यानी विसरित में, लेकिन जाने वाली सब बिखर जाएगी। और इस बिखरने की घटना को अपन कहते हैं विसरण, और विसरित परावर्तन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो तरह के परावर्तन आपके सामने मैंने बता दिए हैं। ये नियमित है, ये विसरित है। कुछ है विसरित। अनियमित को अपन विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, अनियमित क्यों विसरित क्यों। ठीक है, नियमित मतलब इनमें एक पैटर्न है, इनमें कोई नियम पैटर्न नहीं है, और पैटर्न है, और कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? अनियमित या विसरित परावर्तन हो गया। तो आप दोनों के फोटो बना ले, ऐसे लिख दो। दो प्रकार का होता है परावर्तन, नियमित और विसरित परावर्तन, और दोनों के फोटो बना लो। तो हाँ, हमने आज बात की किसकी? प्रकाश की और उसके परावर्तन वाली घटना पर बात की। अब हम प्रकाश जो है कल बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के नियमों पर। उसके बाद अपन बहुत सारे समतल दर्पण में परावर्तन, गोली दर्पण में परावर्तन, लेंस में अपवर्तन, बहुत सारी बातें अपन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी समय पर मिलेंगे इसी पंखे की छाया में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।